हेलो, नमस्ते एलियंस, कैसे हैं आप सभी। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम एनडीए का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रकाशिकी हम पढ़ रहे थे, उसमें आज हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मानव नेत्र के बारे में आज की इस क्लास में हम मेजरली डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम, जिसमें सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म समतलों से घिरा एक ठोस पारदर्शी त्रिभुजाकार माध्यम होता है। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म की सतह पर आपतित होती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रिज्म क्या होता है, यहाँ से अगर हम प्रिज्म क्या होता है ये देखना चाहें डायग्राम के जरिए, तो प्रिज्म कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि प्रिज्म के पास में 2 त्रिभुजाकार फलकें होती हैं, एक आगे की तरफ और एक इस तरीके से पीछे की तरफ इसकी 2 त्रिभुजाकार फलक होंगे। और सामने से त्रिभुजाकार, पीछे से त्रिभुजाकार, बाकी 3 तरफ जो है इसकी आयताकार फलकी होती है। तो अगर आप इसको खोलोगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा कि ये त्रिभुजाकार फलक, एक ये आयताकार, ये भी आयताकार और ये भी आयताकार फलक, जिसके यहाँ पर एक फिर से त्रिभुजाकार फलक लगी होती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमारा प्रिज्म जो है वो दिखाई देता है। अब इस प्रिज्म की एक खासियत और क्या है कि जब भी इस प्रिज्म से हम किसी श्वेत प्रकाश किरण को पास कराते हैं या फिर इसके ऊपर हम श्वेत प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो पहले एक प्रकाश, अगर हम एक रंग की प्रकाश किरण को अगर हम प्रिज्म से आपतित कराएंगे तो इसके साथ में क्या होता है पहले हम वो पढ़ेंगे। यहाँ पर ये हमारा प्रिज्म है और इस प्रिज्म के ऊपर कोई भी किसी भी रंग की अगर मैं कोई प्रकाश किरण आपतित करती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो तुम हरे रंग की प्रकाश किरण को मैं इस पे आपतित कर रही हूँ, है ना, एक सिंगल रंग की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रकाश किरण इस तरीके से इस पर आपतित होगी। यहाँ पर ये इसका नॉर्मल होगा, ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, थोड़ी सी ये क्या करेगी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और यहाँ पर ये दूसरी सतह पर पहुंचेगी और फिर से यहाँ पर एक अभिलंब होगा और यहाँ पर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी अभिलंब से दूर खसक जाएगी। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब हम प्रकाश की एक रंग की किरण को प्रिज्म पर आपतित कराते हैं तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यहाँ पर कुछ हम टर्म देखेंगे, यहाँ पर प्रकाश किरण आपतित हुई है, इसको हम आपतित कोण बोल देंगे, ये हमारा अपवर्तित कोण हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको R2 बोल रही हूँ, आपतित कोण 2 को मैं R2 बोल रही हूँ और यहाँ पर ये हमारा निर्गत कोण हो जाएगा, इसको हम निर्गत कोण बोल रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर बीच में ये प्रिज्म मौजूद नहीं होता तो ये प्रकाश किरण इस तरीके से सीधी चली जाती, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये अपने से पथ से विचलित हो गई है। कितनी विचलित हुई है वो हम कैसे पता लगाएंगे, हम इस निर्गित किरण को पीछे की तरफ इस तरीके से खींच करके देखेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है, इन दोनों के मध्य एक कोण बनता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। और ये जो हमारा एक रंग की प्रकाश किरण का जो विचलन हुआ है, ये कितना हुआ है, ये यहाँ पर डेल्टा ही हुआ है। अब यहाँ पर प्रिज्म की 2 सतहों के बीच में जो कोण बनता है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देते हैं। आई आपका आपतन कोण है, R1 आपका अपवर्तन कोण है, R2 आपका दूसरा आपतन कोण है और E आपका निर्गत कोण है। क्या यहाँ पर इनमें कुछ संबंध भी है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको कुछ संबंध याद रखने हैं कि हमारा जो प्रिज्म का कोण है इसका मान होता है R1 बराबर R2। मतलब यहाँ पर जो ये हमारे 2 कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोण के योग के बराबर हमारा A का मान होता है और A क्या है, हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा है कि हमारा ये विचलन कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ हमारा जो विचलन कोण निकला है इसको भी आप एक सूत्र से निकाल सकते हो। देखो बच्चों, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर अगर आपको विचलन कोण का मान निकालना है कि कितना विचलन हुआ है तो आप यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग कर सकते हो कि आपने प्रकाश किरण को कितने डिग्री पर आपतित किया था, कितने डिग्री पर वो निकल गई है बाहर, निर्गत हुई है, और माइनस आपका प्रिज्म का कोण अगर आप करते हो तो आपको विचलन कोण का मान पता लग जाएगा।
तो ये कुछ हमारा श्वेत प्रकाश किरण का विचलन है। ऐसे सॉरी सिंगल प्रकाश की जो किरण है उसका विचलन है। ऐसे ही अगर मैं इस प्रिज्म की सतह पर एक श्वेत प्रकाश किरण को आपतित कराती हूँ तो यहाँ क्या होगा, ये मेरी श्वेत प्रकाश किरण है, ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अपवर्तन तो होगा, लेकिन अपवर्तन के साथ में यहाँ और क्या होगा, अपवर्तन के साथ यहाँ पर होगा, एक मिनट हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा सबसे पहले जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो हमारी प्रकाश किरण है वो यहाँ से हमने सिर्फ श्वेत प्रकाश किरण डाली थी, लेकिन वो प्रिज्म से अपवर्तित होने के बाद में 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और जब ये हमारी प्रकाश किरण 7 रंगों में इस प्रकार विभाजित हो जाती है तो प्रकाश के इसी ही एक सेकेंड बच्चों, डायग्राम बना ले हम कंप्लीट। प्रकाश का जो ये प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब रंग और विक्षेपण मतलब फैलना। तो यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर हमारा फिर इंडिगो कलर भी आता है, फिर ब्लू आता है, फिर ग्रीन आएगा, फिर येलो कलर आता है और फिर ऑरेंज कलर आता है। तो यहाँ पर जो हमारी श्वेत प्रकाश किरण है कुछ इस प्रकार वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है और प्रकाश की इसी प्रक्रिया को प्रकाश किरण का प्रिज्म से टकरा करके, श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म से टकरा करके 7 रंगों में टूटने की जो प्रक्रिया है इसी को हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। एक चीज और आप क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो हमें ये 7 रंगों का बैंड मिला है, इस 7 रंगों के बैंड को हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये जो प्रकाश किरण का 7 रंगों में टूटने की प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो विभिन्न रंगों में टूट जाती है और प्रकाश की इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण का कारण ये है कि जैसे ही ये जो हमारी श्वेत प्रकाश किरण है ये प्रिज्म में आती है तो प्रिज्म में आते ही क्या है, माध्यम बदल जाता है और प्रत्येक प्रकाश किरण की जो चाल है वो इस प्रिज्म में अलग होती है। तो हर प्रकाश किरण प्रिज्म में घुसते ही अलग अलग चाल से चलने लगती है, जिस कारण वो अपने पथ से अलग अलग जगह पर विचलित हो जाती है और हमें 7 रंगों के रूप में दिखाई देती है। तो किसी पदार्थ के माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। हर कलर की जो चाल है वो हर माध्यम में अलग होगी, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए, देखो बच्चों ये ध्यान रखना कि कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग की प्रकाश के लिए सबसे अधिक है और लाल रंग की प्रकाश किरण का जो अपवर्तनांक है वो कांच के लिए सबसे कम है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी बैंगनी रंग की प्रकाश किरण है उसका अपवर्तनांक जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका अपने पथ से विचलन भी सबसे अधिक हुआ है और यहाँ पर इसका सबसे अधिक है। और यहाँ पर लाल रंग की जो प्रकाश किरण है इसका अपवर्तनांक सबसे कम है, इसीलिए जो लाल रंग की प्रकाश किरण है वो अपने पथ से सबसे कम विचलित भी हुई है। अगला पॉइंट हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा डेल्टा क्या है, हमारा विचलन, कितना विचलन हुआ ये मैं आपको बना करके दिखा चुकी हूँ, उसको हम कलर कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा बैंगनी रंग है सबसे नीचे वाला और थोड़ा मोटा कर देंगे, है ना। ये हमारा बैंगनी रंग है और ये हमारा सबसे ऊपर वाला लाल रंग है।
ये ऊपर नहीं जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ ही दिखेगा ना। डायग्राम थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये सारे के सारे जो है आपको इस प्रकार यूं जाएंगे और नीचे की तरफ ही सारे के सारे इस तरीके से झुके हुए दिखेंगे, ऊपर नहीं जाता है ये ना। तो मैंने जो पीछे डायग्राम बनाया है वो सही है। तो यहाँ पर अन्य रंगों के लिए आप देखो, यहाँ पर सूत्र जो है प्रकाश की जो विचलन हुआ है प्रत्येक कोण का, उसको किस सूत्र से आप बता सकते हो? डेल्टा एन बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। मतलब जो भी विचलन हुआ है उस विचलन को आप कैसे बता सकते हो? जिस भी प्रकाश किरण का आप विचलन देख रहे हो उस प्रकाश किरण का अपवर्तनांक -1 और इंटू प्रिज्म कोण से अगर आप गुणा करते हो तो यहाँ पर आप प्रत्येक प्रकाश किरण का जो विचलन है वो बता सकते हो। बैंगनी प्रकाश किरण का विचलन कोण लाल प्रकाश के विचलन कोण से अधिक होगा। दिखती सी बात है भाई, जो बैंगनी रंग है देखो यहाँ से ये सीधी सीधी जाती है, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये इस प्रकार जो है ये सीधी सीधी चली जाती, ऐसे सीधी सीधी चली जाती। लेकिन यहाँ से अगर इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करें तो देखो बैंगनी रंग से जो विचलन कोण है वो कितना है, डेल वी है, और लाल रंग का जो विचलन कोण है वो कितना है, डेल आर है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो बैंगनी रंग का विचलन कोण है वो अधिक है लाल रंग के विचलन कोण की तुलना में। दिखती सी बात है, तो दिख रहा है विचलन की इस भिन्नता के कारण ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर भिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। और क्योंकि प्रत्येक प्रकाश किरण अलग अलग कोण से विचलित हो रही है, इसलिए हमको श्वेत प्रकाश किरण का जो प्रत्येक रंग है वो 7 रंगों में विभाजित हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, कोणीय वर्ण विक्षेपण कि भाई कितना टोटल कितना वर्ण विक्षेपण हुआ है, टोटल रंग कितने बिखरे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे प्रकाश के 7 रंग हैं, श्वेत प्रकाश किरण के जो 7 रंग हैं वो कितने बिखरे हैं। टोटल अधिकतम विक्षेपण किसका हुआ है, ब्लू कलर वॉयलेट कलर का, और न्यूनतम विचलन किसका हुआ है, लाल रंग का। तो टोटल जितना भी विचलन है वो किसके बीच में है, बैंगनी रंग से लाल रंग के बीच में। तो कितना कोण बनेगा, विक्षेपण कोण का मान कितना हो जाएगा, थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। और यहाँ पर जो हमारा बैंगनी रंग का विचलन है वो ज्यादा है क्योंकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक भी ज्यादा है, और लाल रंग का विचलन जो है वो कम है क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक जो है कांच के लिए वो कम है। तो इसी इसी कोण को आप, कोणीय विक्षेपण को आप इन दोनों ही सूत्रों से ज्ञात कर सकते हो। अब कितना डिस्पर्जन होगा, वैसे तो इतना सिलेबस में पूछा नहीं जाता, इस टॉपिक से रिलेटेड इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी देखो, अगर प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की स्थिति में कोणीय विक्षेपण तथा मध्य रंग पीले की प्रकाश किरण की विचलन के अनुपात को प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मतलब यहाँ पर वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से दिखा रहे हैं, यहाँ पर थीटा क्या है, हमारा विक्षेपण कोण है कि कितना विक्षेपण हुआ है सभी रंगों का। तो मैक्सिमम को हमने मिनिमम से माइनस कर दिया है, थीटा का मान। और यहाँ पर हमको इस कोणीय विक्षेपण का, इस कोणीय वर्ण विक्षेपण को अगर हम, इस कोणीय वर्ण विक्षेपण को अगर हम पीले रंग के विचलन से, पीले रंग की प्रकाश किरण का कितना विचलन हुआ है उससे अगर हम भाग देते, देखो डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि प्रिज्म के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की स्थिति में कोणीय विक्षेपण तथा मध्य रंग के प्रकाश किरण का विचलन, टोटल कितना कोणीय विक्षेपण हुआ है उसको भाग दे दो आप कि पीले रंग की प्रकाश किरण कितनी विचलित हुई है उससे, तो आपका यहाँ पर वर्ण विक्षेपण क्षमता आपको पता लग जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारा जो विक्षेपण क्षमता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर लाल और बैंगनी रंग का विचलन का जो अंतर है उसको आप पीले रंग के विचलन से भाग दे दो तो आपके यहाँ पर वर्ण विक्षेपण की क्षमता निकल जाएगी। अब यहाँ पर हमें पता है कि समानुपाती होता है, तो यहाँ पर हमने डेल्टा को अपवर्तनांक से रिप्लेस कर दिया और उससे हम ये आंसर निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है। चलो, ये हो गया हमारा मेन पॉइंट। अब हम आएंगे मानव नेत्र पर। तो जब आप मानव नेत्र को देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको बाहर से एक सफेद रंग का हिस्सा दिखाई देता है हमारे मानव नेत्र का। तो मानव नेत्र का ये जो सफेद रंग का हिस्सा है, बाहर से जो हमें मानव नेत्र का एक सफेद रंग का हिस्सा दिखाई देता है, ये हमारे नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है। और अब देखो बच्चों, ये बाहरी परत है, उसके बाद में आपको एक ट्रांसपेरेंट सी, एक अपारदर्शी परत भी दिखाई देती है। अब मेरे पास में अपारदर्शी पेन तो है नहीं तो मैं बना नहीं पाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आपकी एक अपारदर्शी परत होती है
हम लेबलिंग भी करते चलेंगे। यहाँ पर जो आपको बाहर पानी जैसी एक, सॉरी अपारदर्शी नहीं पारदर्शी, यहाँ पर आपको आंखों के सामने एक पारदर्शी परत दिखाई देगी। तो ये पारदर्शी परत जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और सफेद रंग की जो अपारदर्शी परत है, ये जो श्वेत रंग की, ये जो सफेद रंग की अपारदर्शी परत है, इसे हम बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलेंगे इसे हम? श्वेत पटल बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में हम इसे स्क्लेरा भी कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आंख की बाहरी परत देखी है कि जो सफेद वाला भाग हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, इसका नाम है श्वेत पटल। और ये जो हमारा आंखों का श्वेत पटल है, ये जब आंखों के आगे आगे वाले हिस्से में क्या है, ये यहाँ से ये यहाँ तक ही श्वेत रहता है, और बाकी जो है ये इस तरीके से बाहर उभर करके एक पारदर्शी झिल्ली बनाता है। इस पारदर्शी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? परत नहीं लिखेंगे, पारदर्शी झिल्ली लिखेंगे हम। पारदर्शी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? इस पारदर्शी झिल्ली को हम कॉर्निया बोलते हैं। ये पारदर्शी झिल्ली हमारी कॉर्निया कहलाती है। नेक्स्ट, अंदर मौजूद होती है हमारी एक और परत गहरे रंग की, जिसको हम कोरॉइड बोलते हैं या फिर रक्त पटल बोलते हैं। ये जो हमारा रक्त पटल है, इसको थोड़ा सा हम, ये जो हमारा रक्त पटल है, ये पीछे से तो थोड़ा पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे ही ये आगे वाले भाग में आता है, तो आगे वाले भाग में आकर के थोड़ा ये मोटा हो जाता है। और इस कोरॉइड लेयर के आगे वाले इस भाग से जब ये आगे आकर के मोटा हो जाता है, तो इसी कोरॉइड लेयर से यहाँ पर एक डिस्क जैसा, एक पतली चपटी पट्टी जैसा एक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसके बीच में एक छेद भी रहता है। और ये जो आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये कोरॉइड लेयर का वो हिस्सा जो इस तरीके से पतली चपटी चपटी डिस्क जैसा जो दिखाई देता है, ये आपको आंखों से आगे दिखाई भी दे रहा होगा। अगर आप किसी की भी आंखों को देखते हो, तो आपको क्या दिखाई देता है किसी की भी आंख में? अगर आप किसी की भी आंख को देखते हो, तो आपको दिखाई देता है कि किसी की आंख काले रंग की है, किसी की आंख जो है हमारे किसकी नीले रंग की है, किसी की हरे रंग की है। तो ये जो रक्त पटल है, ये आगे खिंच करके एक पतली पट्टी जैसा चपटी पतली पट्टी जैसी सतह बनाता है, जो हमारे आंखों में रंगीन भाग के रूप में देखी भी जाती है। आंख का ये रंगीन भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम यहाँ पर हमारा आइरिस बोलते हैं, या फिर इसे हम परितारिका भी कह देते हैं। परितारिका भी कह देते हैं। इस आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल मौजूद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं या फिर पुतली बोलते हैं, जिसको हम पुतली बोलते हैं। और पुतली का काम क्या होता है? पुतली का काम होता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को नियंत्रित करना। कैसे नियंत्रित करती है? तो ये जो हमारा रक्त पटल है ना, जो आगे खिंच करके परितारिका बना रहा है, तो ये परितारिका क्या करता है? इस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जैसे ही बाहर प्रकाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये परितारिका क्या करती है? पुतली के आकार को छोटा कर देती है, खड्डे को छोटा कर देती है, ताकि कम प्रकाश अंदर जाए आंख के। और जब हमारी जो बाहर प्रकाश की मात्रा कम होती है, तो परितारिका इसे खुल जाती है, खिंच जाती है और पुतली का आकार बड़ा कर देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जो है हमारी आंखों में जा सके और हम ठीक से देख सके। और यहीं पर यही जो हमारी रक्त पटल है, यहीं से हमारे इधर पक्षमाभी पेशियां निकलती है। और वैसे तो सिलेरी बॉडी बोलते हैं, इन सिलेरी बॉडी से यहाँ पर कुछ मसल्स निकलती हैं, और ये जो पक्षमाभी पेशियां है, ये क्या करती है? हमारे आंख में मौजूद जो उत्तल लेंस है, उसके आकार को नियंत्रित करती है। तो इसी रक्त पटल से एक चीज और निकलती है, जिसको हम पक्षमाभी पेशियां बोल रहे हैं, जिसे हम पक्षमाभी पेशियां बोल रहे हैं। और इन पक्षमाभी पेशियों का काम क्या है?
कि हमारे नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को कंट्रोल करे। जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो ये पक्षमापी पेशियां लेंस को खींच करके लंबा कर देती है, ताकि हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए और हम दूर पड़ी हुई वस्तु को देख सके। और जब हम पास पड़ी हुई वस्तु को देखते हैं तो हमारी ये पक्षमापी पेशियां लेंस को छोटा कर देती है और गोल कर देती है, जिसके कारण इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण हम पास रखी हुई चीजों को ठीक से देख पाते हैं। ये हमारी दूसरी परत थी। फिर आती है अंदर तीसरी परत, जिसको हम रेटिना या फिर दृष्टि पटल बोल रहे हैं। ये जो हमारा दृष्टि पटल है ये आधा ही होता है, मतलब इस तरीके से पूरा पूरा गोला नहीं बना रहा है, ये आधा ही होता है इस प्रकार का। ये इस तरीके का आधा ही होता है, इसको थोड़ा हम, ठीक है, गहरे रंग का होता है ये। और ये जो हमारा दृष्टि पटल है ना, इस दृष्टि पटल के अंदर, ये हमारा जो दृष्टि पटल है, इस दृष्टि पटल के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, या फिर आप बोल दो कि जो दृष्टि पटल है इसके अंदर क्या होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। ये जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं इनका नाम क्या है, इस दृष्टि पटल के अंदर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं मौजूद होती हैं। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है शंकु कोशिका और एक होती है दंडाकार कोशिका। दंडाकार कोशिका, एक होती है शंकु कोशिका जो इस तरीके से शंकु के आकार की होती है, और एक होती है दंडाकार कोशिका जो इस प्रकार बेलन आकार की होती है। अब देखो यहाँ पर जो हमारी शंकु कोशिकाएं हैं, इसको इंग्लिश में हम कोन सेल्स भी बोलते हैं। ये जो शंकु कोशिकाएं हैं ये हमें रंग दिखाती है, ये हमें रंग दिखाने में सहायक होती है। और ये जो दंडाकार कोशिका है ये प्रकाश की तीव्रता के लिए होती है, मतलब बाहर कितना प्रकाश है उसके लिए, उस हिसाब से ये काम करती है। जैसे आपने देखा है कि रतौंधी रोग के बारे में आपने सुना होगा, तो रतौंधी रोग में क्या होता है कि हमें अंधेरे में रात को दिखना बंद हो जाता है। मतलब अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे मैम अंधेरे में तो वैसे ही नहीं दिखाई देता, लेकिन शाम होते ही लोग नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी आंखों में ये जो दंडाकार कोशिकाएं हैं, ये जो रॉड सेल्स हैं, ये एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन बनाती है। उस प्रोटीन का निर्माण कम होने लगता है, जिसके कारण हमें फिर प्रकाश की तीव्रता कम होने पर या फिर कम प्रकाश मौजूद होने पर दिखाई नहीं देता है। ये कुछ मुख्य पॉइंट थे मानव नेत्र से जुड़े हुए। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं हम, कि मानव नेत्र जो है कैमरे के प्रकार काम करता है, जिसके अंदर उत्तल लेंस मौजूद है। और स्क्लेरा जो दृढ़ पटल है, जिसको हमने श्वेत पटल भी बोला था, सफेद अपार्श्व भाग है नेत्र का, जो हमें क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। अच्छा, यहाँ पर एक और जो है हमारा लेंस, और यहाँ पर कॉर्निया के बीच के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जलीय द्रव, है ना, जलीय द्रव बोलते हैं। ये जो जलीय द्रव है इसके अंदर 99.9% जल ही मौजूद होता है, और 0.1% इसके अंदर कुछ प्रोटीन विटामिन मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, कॉर्निया को ऑक्सीजन तो कॉर्निया डायरेक्ट बाहर से ही ले लेता है, लेकिन कॉर्निया को कुछ जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने का काम करते हैं। और पीछे जो है हमारे यहाँ पर विट्रस ह्यूमर मौजूद होता है। ये विट्रस ह्यूमर क्या होता है, गाढ़ा द्रव होता है ये, जो क्या करता है, आंख को शेप देने का काम करता है। नेत्र कचाप जिसको हम बोलते हैं, नेत्र नेत्र कछाप हम जिसे बोलते हैं, इसका मुख्य काम क्या होता है, आंख की गोलाई को मेंटेन रखना। और जो हमारा एक्वस ह्यूमर है, जलीय द्रव है, ये क्या करता है, कॉर्निया को जरूरी पोषक तत्व देता है और आंख के अंदर और बाहर के दाब को नियंत्रित रखने का काम करता है।
कॉर्निया के बारे में बता दिया कि दृढ़ पटल के आगे कुछ भाग उभरा हुआ होता है, पारदर्शक होता है, उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक रंगीन पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं, और आइरिस के बीच में एक छोटा गोल छिद्र होता है जिसे हम पुतली बोलते हैं। फंक्शन भी बता चुकी मैं। कोरॉइड क्या है? श्वेत परत के निचले भाग से संबंधित अंदर एक और काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे हम कोरॉइड लेयर बोलते हैं। बता चुकी मैं आपको। और ये जो आइरिस और पुतली है ना, ये दोनों कोरॉइड का ही हिस्सा होते हैं। कोरॉइड तो बता दिया मैंने आपको। नेत्र लेंस क्या है? आइरिस के पर्दे के पीछे एक जेलेटिन मतलब एक जलीय जलीय और जलीय प्रकृति और प्रोटीन से बना हुआ एक लेंस होता है, एक पारदर्शी लेंस मौजूद होता है जिसको, और उत्तल प्रकृति का होता है, उत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। और नेत्र लेंस हमें सामने पड़ी हुई वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, और इसका जो आकार है वो पक्षमाभी पेशियों द्वारा एडजस्ट होता रहता है। तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा ये अपनी स्थिति में रहता है तथा दूर व पास रखी हुई वस्तुओं को भी ये अच्छे से फोकस कर पाता है। उसके अलावा रेटिना में बता दिया है कि कोरोइड से संबंधित आंख के नीचे एक और आंतरिक भाग में एक दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं, और इस पर्दे पर शंकु व शल्का मतलब दंड आकार के कोण मौजूद होते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद होती है जो प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, प्रकाश पड़ने पर ये एक्टिवेट हो जाती है। एक चीज और बच्चों मैंने आपको इसमें नहीं बताई है, वो ये है कि यहाँ पर जो हमारा ये हिस्सा है, यहाँ से क्या होता है, बहुत सारी ये जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं, यहाँ से जो है बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती है, और ये तंत्रिकाएं क्या करती है, मस्तिष्क में जो भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो है वो दिमाग तक ले जाने का काम करती है। और यहाँ पर हम इसे दृक् तंत्रिकाएं बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास में, दिमाग के पास में लेकर के जाती है। और कुछ लगभग सब बता दिया मैंने आपको इसमें, है ना। हाँ, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होता है ना जहां से दृक् तंत्रिकाएं निकल रही है, इस हिस्से के अंदर ये जो हिस्सा है प्रकाश के लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होता है, इसीलिए हम इसे ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, अंधक बिंदु भी बोलते हैं। और यहाँ पर रेटिना के मध्य एक स्पॉट होता है जहां पर बहुत जो प्रकाश के लिए बहुत ज्यादा सुग्राही होता है, तो इस पॉइंट को हम पित्त बिंदु बोलते हैं, पित्त बिंदु बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दी है, इससे बाहर कुछ नहीं है आपके सिलेबस में। जलीय व कचाप द्रव भी बता दिया है मैंने। कांच द्रव कॉर्निया के नेत्र व लेंस के मध्य एक पारदर्शक द्रव भरा होता है, इस द्रव से जलीय द्रव कहा जाता है। इस प्रकार नेत्र, लेंस और रेटिना के बीच में भी एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसे हम कांच या फिर कचाप द्रव बोलते हैं। दोनों के फंक्शन भी बता दिए हैं। आंख की समंजन क्षमता, अब हमारी जो आंख है ना वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में ही चीजों को देख सकती है। यहाँ पर क्या है कि हमारी जो आंख है वो अधिकतम 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई दूरी को ही स्पष्ट रूप से देख सकती है। नहीं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख सकती है। और मतलब ये तो इसका क्या है, न्यूनतम बिंदु है, न्यूनतम बिंदु है। अगर इसके पास में आप कोई चीज रख दोगे तो फिर आप उसको क्लियर नहीं देख पाओगे। और 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत दूरी तक जो हमारी आंखें हैं वो स्पष्ट रूप से देख सकती है। 25 सेंटीमीटर से आगे अगर आप आंख के आगे कोई भी वस्तु को लेकर के जाओगे तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमारा नेत्र नहीं बना पाएगा। 25 सेंटीमीटर से पीछे रखी हुई मतलब 25 सेंटीमीटर से आगे आंख के पास में, है ना, 25 सेंटीमीटर के आगे रखी हुई किसी वस्तु का आप स्पष्ट प्रतिबिंब फिर नहीं देख पाते हैं। तो हमारी समंजन क्षमता क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। और समंजन क्षमता क्या है, सॉरी ये तो आपका रेंज ऑफ विजन, ये तो आपका दृष्टि पारस हो गया कि हम 25 सेंटीमीटर पर से अनंत तक रखी हुई वस्तुओं को क्लियर तरीके से देख सकते हैं। समंजन क्षमता क्या हो गई, पास रखी हुई वस्तु को भी साफ देख पा रही हूँ, दूर रखी हुई वस्तु को भी साफ देख पा रही हूँ, और पास और दूर के बीच में मध्य कोई जगह है वहां पर भी मैं स्पष्ट रूप से जब वस्तुओं को देख पाती हूँ तो वो मेरी समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब इस पेन को मैंने यहाँ रखा, मैं इस पेन को यहाँ से भी स्पष्ट देख पा रही हूँ, इस पेन को मैं पीछे ले गई, वहां से भी मैं इस पेन को स्पष्ट देख पा रही हूँ। तो ये मेरी आंख की समंजन क्षमता है कि दूर व पास रखी हुई वस्तुओं को जब हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो वो हमारी आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। कितनी है ये, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक।
दृष्टि निर्बंध। अब क्या है, मनुष्य की आंख का जो दृष्टि निर्बंध है वो 1/10 सेकंड है। मतलब अगर आपको कोई दो प्रतिबिंब मैं 0.1 सेकंड से कम समय अंतराल में दिखाती हूं तो आप उन दोनों दृश्यों में अंतर नहीं कर पाओगे। यदि अर्थात दो क्रमागत प्रकाश स्पंदों पल्सेस के बीच का जो समय अंतराल है वो 0.1 सेकंड से कम होना चाहिए, नहीं तो आप अलग अलग नहीं देख पाओगे। अगर मान लो एक पिक्चर मैंने आपको ये दिखाई, एक पिक्चर आपको ये दिखाई, अगर मैंने इन दोनों के बीच का अंतर 0.1 सेकंड नहीं रखा तो आप इन दोनों पिक्चर को अलग अलग नहीं देख सकते, मिक्स होकर के आपको दिखेगी और हो सकता है कि क्लियर भी ना दिखाई दे। विभेदन सीमा क्या होता है, किसी भी दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाना। सामने से ट्रक आ रहा है, उसकी दो हेडलाइट मुझे दिख रही है तो मेरी विबंधन क्षमता हो गई। लेकिन यही ट्रक अगर बहुत ज्यादा दूर होता तो मुझे ये दोनों जो प्रकाश हेडलाइट है वो एक ही होकर के दिखाई देती। ट्रक बहुत दूर मौजूद है तो दोनों हेडलाइट मुझे एक ही दिखाई दे रही है, और पास आ गया है ट्रक तो दोनों हेडलाइट मुझे अलग अलग दिखाई दे रही है। तो ये मेरे आंख की क्या है, विबंधन क्षमता है कि दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाना हमारी आंख की विभेदन क्षमता कहलाती है। कितनी क्षमता होती है हमारे आंख की, 1 मिनट। एंगल है ये, है ना, एक समय नहीं है, ये क्या है, कोण है। 1 मिनट के कोण तक, मतलब अगर कोई वस्तुएं एक दूसरे से 1 डिग्री 1 मिनट तक के कोण की के मतलब उनके बीच की जो दूरी है 1 मिनट कोण की है तो आप उसको अलग अलग देख सकते हो। इससे कम हुई अगर उन दोनों के बीच के मध्य 1 मिनट से कम हुआ तो फिर आप उस चीज को नहीं विभेद कर सकते हो, अलग अलग नहीं देख सकते हो, आपको मिक्स होकर के ही दिखाई देगी। अब कुछ दोष हमारी आंखों में उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले होता है हमारी आंखों में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है बेटा, नाम का विपरीत याद रखना है। निकट दृष्टि दोष मतलब पास का दिखेगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, पहले दो शब्द पकड़ो। निकट दृष्टि मतलब पास का दिखाई दे रहा है, दोष दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कारण क्या है इसके भाई, इसके मुख्यतः दो कारण है। या तो हमारे नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है वो बढ़ जाए, और या तो हमारे नेत्र का गोलक बड़ा हो जाए। अब एक्चुअली में होता क्या है, नॉर्मल आंखों के लिए जिसको कोई दिक्कत नहीं है, निकट दृष्टि दोष है ना, मतलब पास का तो दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो नॉर्मल आंखों के लिए बना लेते हैं पहले। तो इस तरीके से नॉर्मल आंखों के लिए जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमारे रेटिना पर बनता है। पर किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है, दुर्भाग्यवश सबको हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा नेत्र है, अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें है ना, उनका जो प्रतिबिंब है वो आपके दृष्टि पटल से पहले ही बनने लगेगा। यहीं पर कहीं पर आपका प्रतिबिंब बनने लगेगा, और जब आपका जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल पर नहीं बनेगा तो आप उस वस्तु को ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो इसके दो कारण हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल पर नहीं बन रहा है या फिर रेटिना पर नहीं बन रहा है। मुख्य कारण क्या है, या तो आपका जो आंख का नेत्र गोलक है वो बड़ा हो जाए, या फिर आंख की जो वक्रता त्रिज्या है, आपकी नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ जाए। देखो, अगर आप दूर की वस्तु को देखना चाहते हो ना, दूर की वस्तु को देखनी है ना, दूर वस्तु को देखना है, दूर पड़ी हुई वस्तु को देखना है, तो फोकस दूरी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब आपका नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो ये अपनी फोकस दूरी को ज्यादा नहीं बढ़ा पाता है, फोकस दूरी को ज्यादा नहीं बढ़ा पाता, और जब फोकस दूरी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है तो दूर रखी हुई वस्तु को ये रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। दो पॉइंट है कि नेत्र गोलक बढ़ जाएगा तो भी नहीं दिखेगा, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो भी जो आपका प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल से पहले ही दिखने लगेगा। और अगर फोकस दूरी के रिस्पेक्ट में पूछ ले तो आप बोल दोगे कि फोकस दूरी कम हो जाती है ना, फोकस दूरी कम हो जाती है तभी तो दूर पड़ी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बनता है। अब ठीक कैसे करें भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक पॉइंट से पहले ही मिल गया है, हमें क्या करना है, इसको इस पॉइंट पर मिलाना है, मतलब हम इसको थोड़ा और
फैलाना चाहते हैं प्रकाश किरण को, और प्रकाश किरण को फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। तो यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करके हम इस दोष को ठीक कर सकते हैं। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का तो दिखाई देगा पर पास का दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों होता है? या तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए, जिसके कारण क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है, और इसमें जो है यहाँ पर आपकी फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है। दूर की वस्तु को देखने के लिए आपको फोकस दूरी ज्यादा चाहिए और पास की वस्तु को देखने के लिए आपको फोकस दूरी कम चाहिए, तो यहाँ पर आपकी फोकस दूरी कम हो जाती है, इसलिए तो आप दूर पड़ी हुई वस्तु नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस है, या तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए या फिर नेत्र गोलक छोटा हो जाए। नेत्र गोलक छोटा होगा तो क्या होगा? जो आपकी प्रकाश किरणें आ रही है ना, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? रेटिना से पीछे बनने लग जाएगा। तो इस केस को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? हमें ज्यादा लाइट को अभिसार करने वाली कोई चीज चाहिए, और हम जानते हैं कि कौन सा लेंस है जो लाइट को अभिसारित कर सकता है। तो उत्तल लेंस जो है वो लाइट को अभिसारित कर सकता है, और उत्तल लेंस का प्रयोग करके फिर हम इस दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष। अब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी पक्षांबी पेशियां जो है समय के साथ में कमजोर होने लगती है, और पक्षमाभी पेशियों में जब उनकी लचीलापन जो है उनका खत्म हो जाता है, वो दूर व पास दोनों ही पड़ी हुई वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाती है, और इसी दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि पक्षांबी मांसपेशियों की जो शक्ति है उसमें कमी आ जाती है। इसको हम दुई फोकस लेंस का इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। दुई फोकस लेंस में क्या है? दोनों ही तरीके के जो लेंस हैं उनको लगा दिया जाता है। अब देखो, नीचे जब भी हम देखते हैं तो हम पास रखी हुई वस्तु को देखते हैं, और पास रखी हुई वस्तु को देखने के लिए हमें, अगर पास रखी हुई वस्तु हमें नहीं दिख पा रही है तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। मतलब यहाँ पर नीचे हम उत्तल लेंस लगाते हैं, यहाँ पर नीचे हम उत्तल लेंस लगाते हैं, और दूर सामने से ऐसे दूर देखते हैं ना, तो ऊपर कौन सा लगाएंगे? अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि दूर रखी हुई वस्तु नहीं दिख रही है, दूर रखी हुई वस्तु नहीं दिखती तो उत्तल ही लगाते हैं। फिर आती है अबिंदुकता। अबिंदुकता को एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि एक अधिकांश दूरी पर, सॉरी, एक निश्चित दूरी पर रखी हुई वस्तु जो है, या फिर एक निश्चित दूरी पर रखी हुई वस्तुओं के अंदर जो आपकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं हैं वो आपको एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है। मतलब आप ऐसे और ऐसे पड़ी हुई वस्तुओं को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाओगे। उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप अबिंदुकता बोलते हो। कि मान लो मैंने किसी निश्चित दूरी पर एक लाइन को ऐसे रख दिया और एक लाइन को ऐसे रख दिया है, तो एक निश्चित दूरी पर जब एक ऊर्ध्वाधर लाइन है और एक क्षैतिज लाइन है तो मैं इनको क्लियरली नहीं देख पा रही हूँ, स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही हूँ, तो वो अबिंदुकता हो जाता है। जनरली ये क्यों होता है? ये कॉर्निया की गोलाई के अंदर खराबी आने की वजह से ये हो जाता है, और सिलिंड्रिकल लेंस लगा करके आप इसे देख सकते हो। जैसे मुझे भी सिलिंड्रिकल लेंस है -1, मतलब क्या है कि मुझे एक निश्चित दूरी पर, माइनस मतलब दूर रखी हुई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रखी हुई चीजों को मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती हूँ। वैसे बहुत ज्यादा तो फील नहीं होता है, नॉर्मल ही लगता है। ठीक है, फिर है वर्णांधता। वर्ण मतलब रंग। इस केस के अंदर क्या होता है कि किसी एक प्रत्येक व्यक्ति को कुछ प्रकाश जो है वो नहीं देख पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो लाल और हरे रंग के अंदर अंतर नहीं कर पाता है, तो उसको फिर वर्णांधता हो जाती है। येलो और ब्लू कलर के अंदर वो स्पष्ट नहीं, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो फिर वो वर्णांधता हो जाता है। तो ऐसा रोग जिसके अंदर हमारा नेत्र जो है कुछ प्रकाश रंगों के प्रति सुग्राही होता है और कुछ प्रकाश रंगों के प्रति सुग्राही नहीं होता है, वो दोनों ही रंग उसको एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उसको फिर हम वर्णांधता बोल देते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, जो कलर है वो कौन दिखाता है? शंक्वाकार कोण दिखाते हैं, शंक्वाकार कोशिकाएं दिखाती है, मतलब कोण सेल। और अगर हमारी आंखों के कोण सेल खराब होने लगते हैं, किसी कारण डैमेज हो जाते हैं, तो फिर हमें जो है एक कोई पर्टिकुलर कलर जो है उसके अंदर, कोई दो पर्टिकुलर कलर के अंदर हम फिर विभेद नहीं कर पाते हैं। ऐसा अभी इसका कोई भी इलाज मौजूद नहीं है, और ज्यादातर ये जेनेटिकली होता है कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है, और लड़कों में होने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लड़कों के पास में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और रंग देखने की जो शक्ति है वो एक्स क्रोमोसोम में ही होती है। लड़कियों के पास में दो होते हैं एक्स क्रोमोसोम, इसलिए जो लड़कियां हैं उनको ये वर्णांधता होने की जो
चांसेस है, बहुत ही कम है, इसलिए लड़कियां जो है बहुत सारे रंगों में बहुत अच्छी तरीके से विभेद कर सकती है। देखते हो ना लिपस्टिक के अलग-अलग शेड लगाती है, जो तुम्हें सारे रेड लगते हैं उनको सब अलग-अलग दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रंगों को बहुत अच्छी तरीके से विभेद कर सकती है। तो ये था हमारा आज का सेक्शन जिसमें हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा है और मानव नेत्र और उससे जुड़े हुए दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ा हुआ है। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम उपकरणों के बारे में बात करेंगे, सूक्ष्मदर्शियों के बारे में अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों, मिलती हूँ आपसे मैं अगले लेक्चर में। कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको आज का सेशन कैसा लगा। टिल देन पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।